प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो एक्टिविटी चल रही है वो कभी किसी को अच्छी लगती है, कभी किसी को बुरी लगती है। जैसे पहला डिसीजन था कि सभी के सभी H1 होल्डरों को हर साल $1 लाख देके ही आप वो देना पड़ेगा। गोइंग टुवर्ड्स के जो भी अच्छे अर्न करते हुए इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेसमैन है, उनको पहले प्रायोरिटी मिले। तो जो लोग 2026 सितंबर से 2027 सितंबर तक अप्लाई करेंगे उनकी एप्लीकेशन रिस्की होगी, बट जो लोग 2026 से पहले अप्लाई करने वाले वो लोग ये एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है। टेक्सास मेडिकल सेंटर वो ह्यूस्टन में लोकेटेड है और वो दुनिया का, इंडिया या वर्ल्ड का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो आप। दर्शक दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निखिल मद्रासी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे साथ आज के जो मेहमान है पॉडकास्ट में उर्विश पटेल जी, MD MPH है और एशियन फिजिशियंस एंड प्रोफेशनल्स EB5 रीजनल सेंटर LLC चला रहे हैं। उर्विश जी आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम जानते हैं कि अमेरिका एक जबरदस्त डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर अमेरिका की सिटीजनशिप हमें प्राप्त हो रही है इन्वेस्टमेंट की वजह से, ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त परिकल्पना भी हो सकती है या वास्तविकता भी हो सकती है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प का जिस तरह से मूड बदल रहा है, हर एक दिन हर एक नई अपॉर्चुनिटी या तो एक नई आफत, दो में से एक हो सकती है। ये बात को समझाने के लिए आज उर्विश पटेल जी हमारे साथ उपस्थित है। उर्विश जी आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप एशियन फिजिशियंस एंड प्रोफेशनल EB5 रीजनल सेंटर LLC जो चला रहे हैं, इनकी प्रवृत्ति के बारे में बताइए। लेकिन इसके पहले मिस्टर ट्रम्प का जो मनोजगत है, पहले हम उस पर बात करेंगे ताकि हम फिर लोगों के मनोजगत के साथ उनको जोड़ सकें। नमस्ते एवरीवन। मैं बहुत दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है। मेरा नाम डॉक्टर उर्विश पटेल है और मैं टेक्सास मेडिकल सेंटर ह्यूस्टन से बिलोंग करता हूं और मैं एशियन फिजिशियन एंड प्रोफेशनल EB5 रीजनल सेंटर LLC रन कर रहा हूं एज ए प्रेसिडेंट। सो आपने जैसे पूछा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो एक्टिविटी चल रही है वो कभी किसी को अच्छी लगती है, कभी किसी को बुरी लगती है। सो हर एक एक्टिविटी के पीछे उनका कुछ और डिसीजन के पीछे उनका कुछ निर्णय होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। तो कुछ जो डिसीजंस है वो बहुत ही पावरफुल और यूजफुल भी है और कुछ डिसीजंस उनके इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं भी है। बट जो भी मेन डिसीजन है उनका जो मेन रीजन होता है वो ही होता है सभी डिसीजन के पीछे कि जितने ज्यादा लीगल इमिग्रेंट्स आते हैं जो इकोनॉमी को, US इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाई जाए कम से कम समय में। और जो लोग लो प्रोडक्शन इनकम या जो लोग इतने इफेक्टिव नहीं है इकोनॉमी को, जो पैरेलल इकोनॉमी को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, उन लोगों को वो जितना होता है उतना वो लीगल वेटिंग की मार्फत से उनको वो रिमूव करने का ट्राई कर रहे हैं। शायद बहुत ही बढ़िया बताया आपने मिस्टर ट्रम्प के बारे में, क्योंकि आप अमेरिका से बिलोंग करते हैं, भले आप इंडियन हो, तो उनकी मनोजगत को आप ही इतना अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तभी भय, डर और घबराहट यही होता है कि ट्रम्प का कोई भी डिसीजन कभी भी घूम सकता है और आपके ऊपर विश्वास करके अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और गवर्नमेंट पॉलिसी बदल जाए तो आप भी क्या कर सकते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट फंस जाने का पूरा संभव हो सकता है। ये दुविधा सबको रहती है। इसके बारे में आप क्या खुलासा करें? राइट। सो जैसे आपने बताया कि एक बार इन्वेस्टमेंट होता है और कभी कभी डिसीजन चेंज हो जाते हैं तो किसी का इन्वेस्टमेंट फंस जाता है, ऐसा उनको डर होता है। बट उससे पहले अगर मैं इसका आंसर दूं, उससे पहले मैं उस पर आता हूं, जितने डिसीजन ट्रम्प गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं वो सभी ट्रम्प गवर्नमेंट के डिसीजन पहले दिन पे इंडिया में न्यूज़पेपर में तो आ जाते हैं, बट जब उसको चैलेंज करते हैं, जब उसको विड्रॉ करते हैं, तो वो सब चीजें न्यूज़पेपर में नहीं आती है और बहुत छोटे अक्षरों में आती है। तो उससे क्या होता है कि लोग जो डिसीजन वापस ले लिए उसको जानते ही नहीं होते। जैसे पहला डिसीजन था कि सभी के सभी H1 होल्डरों को हर साल $1 लाख देके ही आप वो देना पड़ेगा, बट वो डिसीजन वापस ले लिया था उन्होंने। हर साल 1 लाख देने की जरूरत नहीं है, एक बार ही देना है, वो भी जो नए लोग आने वाले हैं उनको, क्योंकि जब वो आ रहे थे उसके पहले
70,000 एप्लीकेशन H1 की होने चाहिए, उसके बदले ऑलमोस्ट 900,000 9 लाख एप्लीकेशन आई थी। तो उनको कम करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई जिनके पास यूएस के मास्टर बैचलर डॉक्टरेट नहीं है उन लोगों को बाहर से इंडिया या दूसरी कंट्री से आने वाले को प्रायोरिटी बाद में देंगे। तो भी एप्लीकेशन 4 लाख आई। अभी उन्होंने डिसीजन लिया है कि भाई $1 लाख जो एप्लीकेशन फी देगा उनको ही देंगे, तो भी 4 से कम होके 2 लाख होगी। लेकिन हमारे पास जगह तो सिर्फ 70,000 की ही है और उसमें से 40,000 ही ग्रीन कार्ड दे सकते हैं। तो उनकी एक्टिविटी जो है वो दैट इज टुवर्ड्स एंटरटेनिंग और गोइंग टुवर्ड्स के जो भी अच्छे अर्न करते हुए इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेसमैन है उनको पहले प्रायोरिटी मिले। अभी हम लोग आपकी बात पे वापस आते हैं। आपने जो बोला कि ट्रम्प का डिसीजन चेंज हो गया और इन्वेस्टमेंट फंस गया, तो क्या हम जो भी ट्रम्प डिसीजन लेते हैं कि ग्रीन कार्ड बर्थ सिटीजनशिप ऑन द बर्थ के बर्थ बेसिस पे सिटीजनशिप रिमूव करो, असाइलम रिमूव करो, या सडनली EB5 ट्रम्प गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दो EB5 के बदले, कोई भी डिसीजन होता है वो सबका सब डिसीजन जो नेशनलिटी एक्ट है उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन नेशनलिटी एक्ट INA, उसके अंडर में प्रोटेक्ट होता है, उसके अंडर में चैलेंज नहीं हो सकता है, तो ही वो डिसीजन अग्रीएबल होता है, तो ही वो डिसीजन आएगा। सो व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि अभी EB5 प्रोग्राम चल रहा है जिसकी ऑफिशियल डेडलाइन है प्रोग्राम की 30 सितंबर 2027। उसकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी उन्होंने दी है 30 सितंबर 2026। तो अगर ट्रम्प कल घूम गया और बोल रहा है कि नहीं मुझे तो ग्रीन कार्ड निकाल देना है, तो वो ऐसे ही नहीं निकाल पाएगा। अंडर इंटरनेशनल जो उनके इंटरनेशनल लोगों के लिए जो रूल बनाए हुए अंडर इमिग्रेशन नेशनलिटी एक्ट, वो डेडलाइन प्रोटेक्टेड है। जो भी नया रूल आएगा वो डेडलाइन के बाद में आएगा। अगर वो 8 लाख या 1 मिलियन का है, जो प्राइस बढ़ा के 1.5 मिलियन करना है, इन्वेस्टमेंट बेस निकाल के सिर्फ नॉन रिफंडेबल पैसा करना है, या ग्रीन कार्ड का EB5 का नाम बदल के ट्रम्प गोल्ड कार्ड कर देना है, या प्रेसिडेंशियल गोल्ड कार्ड करना है, जो भी करना है वो सबका ऑफिशियल रूलिंग 2027 के बाद में चालू होगा। तो जो लोग 2026 सितंबर से 2027 सितंबर तक अप्लाई करेंगे उनकी एप्लीकेशन रिस्की होगी, बट जो लोग 2026 से पहले अप्लाई करने वाले वो लोग ये एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है। अभी बाय चांस उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई नहीं कल से ही आ गया, तो उनको अपर लोअर सेनेट में जो भी है उनकी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। बहुत सारे लीगल लॉयर्स के लॉ सूट के बचना भी पड़ेगा। वो सब से होके ये सब करने का 1 साल में ही कोई मीनिंग नहीं होता है। सो इसीलिए उन्होंने अभी टेम्पररी क्या किया है, जिनको मिस्टर ट्रम्प के ट्रम्प गोल्ड कार्ड पे बिलीफ है वो लोग ट्रम्प गोल्ड कार्ड आज भी $1 मिलियन, $1 मिलियन पर पर्सन और $2 मिलियन पर पर्सन वर्किंग इन दी बिग इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड थ्रू देयर जॉब, ये दोनों कैटेगरी के प्रेसिडेंशियल गोल्ड कार्ड एंड प्रेसिडेंशियल बिजनेस गोल्ड कार्ड, दोनों गोल्ड कार्ड अवेलेबल है। लेकिन वो ग्रीन कार्ड आज के दिन EB5 में अवेलेबल नहीं है। आप वो करोगे तो EB1 कैटेगरी में से वो जो जितनी जगह बचती है वो ग्रीन कार्ड उसमें से जाने वाला है। और लेकिन 2027 के बाद नया डिसीजन आएगा और नया डिसीजन ये भी आ सकता है कि EB5 और 5 साल के लिए कंटिन्यू करो सेम प्राइस पे, सेम कंडीशन पे, या पैसे बढ़ा के 1.5 मिलियन फॉर फैमिली कर दो, या पैसे 1 मिलियन करके नॉन रिफंडेबल कर दो और उसका नाम रखो प्रेसिडेंशियल गोल्ड कार्ड या उसका नाम रखो ट्रम्प गोल्ड कार्ड। जो करना है वो करेंगे, लेकिन वो बाद में होगा, ये लीगल बात है। एंड अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन दूं तो जनरली क्या होता है कि जब दोनों पार्टीज के बीच में इलेक्शन होता है तो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट ऐसा नहीं पसंद करेगी कि भाई ट्रम्प गोल्ड कार्ड नाम हो और गोल्ड कार्ड पे ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प की पिक्चर हो। अगर नया प्रेसिडेंट आया तो पुराने प्रेसिडेंट का पिक्चर नहीं चलेगा। तो वो उनकी आइडिया बहुत अच्छा है कि अभी EB5 में 10,000 ग्रीन कार्ड का कोटा है। लास्ट ईयर 6,000 एप्लीकेशन चाइना से आई, 5,000 एप्लीकेशन इंडिया से आई और बाकी की कंट्री की एप्लीकेशन को मिलके 12-13,000 एप्लीकेशन आई है। तो ये सिचुएशन में उनको आइडिया तो अच्छा ही लगा है, बट ट्रम्प गोल्ड कार्ड का आइडिया अच्छा नहीं लगा है। तो यू नेवर नो कि ये ट्रम्प निकाल सकते हैं उसका नाम, तो शायद वो भी रखे, लेकिन वो सब आएगा 2027 के बाद में।
तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उर्विश भाई पटेल से, और उर्विश भाई एशियन फिजिशियंस एंड प्रोफेशनल EB5 रीजनल सेंटर LLC चलाते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बता दी, और उन्होंने बता दिया कि ट्रम्प रहे या न रहे, ट्रम्प की मुदत में जो भी कुछ होने वाला है, या इट इज अमेरिकन लॉ, इट इज नॉट अ ट्रम्प लॉ। तो जो अवधि दी गई है वो अवधि में अगर ये काम होता है तो वो अवधि के हिसाब से काम आगे भी बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एक एश्योरेंस उन्होंने दिया है। दोस्तों अभी EB5 को समझने की कोशिश करते हैं, रीजनल सेंटर की बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपके रीजनल सेंटर जैसा है, इतना बहुत सारे रीजनल सेंटर्स होते हैं, हर एक सेंटर की अपनी अपनी एक विशिष्टता होती है, खूबी होती है। आपकी खूबी क्या है, आपकी विशिष्टता क्या है, और आप खास करके एशियन फिजिशियंस एंड प्रोफेशनल्स EB5, ये मतलब क्या हुआ वो समझाइए। राइट। सो जैसा आपने बताया कि यूएस में 500 से ज्यादा ऐसे रीजनल सेंटर एग्जिस्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऐसा होता है कि इन्वेस्टर रीजनल सेंटर में बिलीव करके रीजनल सेंटर में पैसे वो डालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंपनी नंबर ए। वो कंपनी नंबर ए जो होती है वो पैसे गवर्नमेंट अक्रीडिएटेड एस्क्रो अकाउंट में जाते हैं। कोई कोई एक कंपनी अपने अकाउंट में नहीं डालती है, वो एस्क्रो अकाउंट में डालते हैं। वहां से पैसा वो कंपनी नंबर बी को देते हैं, जो होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, हम उसको डेवलपर कहते हैं। एंड डेवलपर आर मेनी टाइप, कुछ लोग होटल बनाते हैं, मोटल बनाते हैं, डंकिन डोनट, और कुछ लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बताते हैं। वो बनाने के बाद वो बी वाले बिल्डिंग जो बनी है वो कंपनी सी को जाता है रन करने के लिए। जब कंपनी सी ने उसको रन किया और वो प्रोजेक्ट स्टेबल हो गया, तो कंपनी डी को सब लोग ढूंढने जाते हैं कि कौन वो स्टेबल हुआ प्रोजेक्ट परचेस कर लेगा। वो परचेस होने के बाद सब मनी कंपनी डी में से घूम के आ जाते कंपनी ए में, तो वो पैसे इन्वेस्टर को वापस आ जाए। तो इन्वेस्टर कंपनी ए, बी, सी, ए एंड वापस बैक टू द इन्वेस्टर। ये पूरी सिस्टम है। उसमें हर एक इन्वेस्टर के लिए 10 जॉब बनती है और 2 साल रहती है। तो अगर 25 इन्वेस्टर है, 25 इन्वेस्टर है, तो आपकी 250 जॉब बननी चाहिए और 250 जॉब रहनी चाहिए 2 साल के लिए। अभी सभी कंपनियां यूएस में यही फंडा यूज करती है, और इसीलिए उसको बोलते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीजा। क्योंकि अगर रिस्की नहीं है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि सब लोग इन्वेस्ट करने के लिए तो रेडी हो जाएंगे, ठीक है, जिनके पास पैसे है वो। तो ये सिस्टम पूरी बनाई हुई गवर्नमेंट ने। अभी हमारा ग्रीन कार्ड को हम लोगों ने एशियन फिजिशियन एंड प्रोफेशनल क्यों बोला है? लोग ऐसा समझते हैं कि भाई एशियन फिजिशियन प्रोफेशनल यानी सिर्फ डॉक्टर ही ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, उसका मीनिंग ये है कि एशियन फिजिशियन एंड प्रोफेशनल की ये कंपनी बेसिकली डॉक्टर्स ने ही बनाई हुई है, और ये कंपनी के ओनर के 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर फिजिशियंस। ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है, ठीक है। सो बेसिकली जो डॉक्टर्स या जो इन्वेस्टर्स या जो रियल एस्टेट वाले के जो सीपी है, जिनको भी इन्वेस्ट करना है, वो इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है जिसके पास लीगल मनी है और जिनके पास एक प्रोफेशनल अच्छा बैकग्राउंड है। कोई भी ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। अभी हमारी कंपनी अलग कैसे है? तो मैंने जैसे बोला कि 100% बोर्ड में सभी के सभी डॉक्टर है, उनका प्राइमरी इनकम, प्राइमरी बिजनेस तो है ही है, बट हम लोग हमारे आप को बोलते हैं हेल्थ केयर रियल एस्टेट डेवलपर और हेल्थ केयर डेवलपर। हमारी कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट आज तक का ऐसा नहीं है कि जहां पर कोई भी प्रोजेक्ट में होटल मोटल डंकिन डोनट बनी हुई है। हमारा प्रोजेक्ट सभी के सभी प्रोजेक्ट में ऐसा है कि या असिस्टेड लिविंग, मेमोरी केयर, इंडिपेंडेंट लिविंग, लॉन्ग टर्म एक्यूट केयर, स्टूडेंट हाउसिंग, दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोग जनरली बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी नंबर ए 100 की 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी डॉक्टर्स हैं। कंपनी नंबर बी जो डेवलप कर रहे हैं, हम ही खुद लोग रियल एस्टेट डेवलप कर रहे हैं, जिसको हमको हेल्थ केयर डेवलपर बोलते हैं। कंपनी नंबर सी जो रन करने वाले हैं, वो हमारे ही डॉक्टर वहां पे उसी ऑफिस में बैठते हैं, वहां पे ही पेशेंट रहते हैं, वही पेशेंट हम लोग देखते हैं, वहां से ही मनी अर्न होता है। और कंपनी नंबर डी, हम ही लोग 5 साल के बाद जब स्टेबलाइज होती है, तो हम और फिजिशियन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम PIP, जो मेरे स्टूडेंट जो अभी डॉक्टर्स है 2019 से आज तक अराउंड हर साल पे 500 से 700 लोगों को हम लोग ट्रेन करते हैं मेरी कंपनी में। वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, बट जब वो लोग स्टेबलाइज होते हैं, वो स्टूडेंट्स जब उनकी सैलरी 3 लाख से 7 लाख तक पहुंचती है, तब वो लोग ये प्रोजेक्ट में फिजिशियन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और ये पैसा राइट अवे हम लोग इन्वेस्टर को वापस देते हैं। तो A, B,
C&D, चारों के चारों कंपनी में सभी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडियन है। और पहले से किसको बेचना है वो भी डिसाइडेड है, क्योंकि हम ही ले रहे हैं वो प्रोजेक्ट। तो ये हमारा दूसरा बेनिफिट है कि हम लोग आपको रीजनल सेंटर ऐसा लिख के देगा ना कि मनी बैक, तो गवर्नमेंट को पकड़ लेगा कि ये क्यों सिक्योर बना रहे हो। बट कंपनी बी का डायरेक्टर, कंपनी सी का डायरेक्टर, कंपनी डी का डायरेक्टर लिख के देगा लीगली लेटर हेड पे, और लॉयर के साथ साइन करके नोटरी करके देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग लीगली लिख के देते हैं कि भाई 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आपके 100 के 100% मनी भी वापस आ जाएंगे, और हम थोड़ा इंटरेस्ट देंगे, जो इंटरेस्ट को आप यूज करके आपके लॉयर के एक्सपेंस में यूज करो, एप्लीकेशन में यूज करो, कहीं पर भी यूज करो, वो मनी में से ही आपके पैसे चले गए। तो हुआ क्या, $8 लाख आपने, $8 लाख आपने दिए, 5 साल के बाद वही डॉलर आपको वापस मिल गए। डॉलर का प्राइस बढ़ के 90 में से 130 हो गया, जो होने ही वाला तो वो है। भी पैसा मिला। तो वो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला। जो इंटरेस्ट हमने आपको लीगली दिया है, जिसपे आपको इंटरेस्ट पे वो जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पड़ना है, आपको वो भी नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से आप एप्लीकेशन फी डाल दो, ये फी वो फी सब राइट ऑफ कर दो, तो आपके 8 लाख के 8 लाख मिल गए, और आपकी फैमिली को, आपको, आपके स्पाउस को, और 21 साल के नीचे के सभी लड़के लड़कियों को, सबको ग्रीन कार्ड मिल गया। तो ये हमारा सबसे बड़ा और तीसरा बेनिफिट है। और बिकॉज हम लोग डॉक्टर है, तो जो लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर के बच्चों को इंडिया के बाहर यूएस में बैचलर या डॉक्टरेट, BSMD, BSDO मेडिकल स्कूल में जाना है, वो सबको हम लोग ही हेल्प करते हैं। और तीसरा, तो बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग टॉक्स आपने बताई उर्विश भाई, और उर्विश भाई के साथ बात में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ये बात को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। उनका जो कहना है कि $8 लाख, यानी अगर अभी के हिसाब से 90 रुपीज के अगर गिनो तो कितने करोड़ रुपए हुए सर? ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ के आसपास। 8.5 करोड़ में आप इन्वेस्ट करो और अपनी पूरी फैमिली को अमेरिकन की सिटीजनशिप नहीं, लेकिन ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो आप वो इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाएगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, अगर कोई कमाई होगी तो कमाई भी मिलेगी। तो ये जो अमेरिका की जो परिस्थिति है उनका उन्होंने बयान किया। अभी जो प्रोजेक्ट की आप बात करें, थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में समझाइए, प्रोजेक्ट कहाँ है, क्योंकि अपने को पैसे की सिक्योरिटी सबको चाहिए, तो इन लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आप कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। कई सेंटर्स ऐसे होते हैं कि जो पहले नहीं बताते, उनके बोलते 2, 3, 4, 5 प्रोजेक्ट हमारे हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसी में डालेंगे, लेकिन आप तो स्पेसिफिक बता रहे हैं कि आपको कौन से सेंटर में ये पैसा डालना है। तो ये जो बिल्डिंग जो भी बन रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट जाएगा, क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक रेज किया हुआ है। क्या होता है कि जब आप रीजनल सेंटर के ओनर होते हो ए कंपनी के, और बी कंपनी जो रियल एस्टेट डेवलपर है, आप उसके ओनर नहीं हो, तो रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं कि एक रीजनल सेंटर एक टाइम पे 6-7 प्रोजेक्ट के साथ टाई अप करता है, उसमें से जिसमें से सबसे अच्छा कमीशन उनको मिलता है, उसी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टर को बोलेंगे कि आप पैसे डाल दो, क्योंकि ए कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो थोड़ा बेनिफिट वो बी कंपनी से उठाएंगे, थोड़ा एप्लीकेशन फी के नाम पे वो बेनिफिट वो क्लाइंट से भी उठाएंगे। बट बिकॉज हम ही लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो हम एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारी सभी कंपनियां हमारी ही है। तो जब तक दूसरा प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग, वो बी कंपनी दूसरा प्रोजेक्ट चालू नहीं करेगी। वो पहली बात है। दूसरी बात है कि हमारे सबके सब प्रोजेक्ट हेल्थ केयर के ही प्रोजेक्ट है। मैंने जैसे बताया कि ये प्रोजेक्ट है वो मेमोरी केयर, हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं याददाश्त। जो पेशेंट की याददाश्त चली जाती है, अल्जाइमर, डेमेंशिया के वजह से मेमोरी लॉस होता है, वो पेशेंट के लिए रहने की जगह, जहां पे वो पेशेंट एडमिट भी होते हैं, वो पेशेंट की मेडिसिन से लेके ट्रीटमेंट भी होती है, और वो पेशेंट समवेयर बिटवीन 1 महीने से लेके 1 साल तक वो केयर में रहते हैं। वो लॉकडाउन यूनिट होता है, वहां पे अंदर ही खाना पीना मैनेजमेंट, उनके लिए, उनकी वेलबींग के लिए गेम रूम, एक्टिविटी रूम, योगा रूम, मूवी थिएटर, सब कुछ उनका वहां पर ही होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो मेडिकल सेंटर में आया हुआ है। टेक्सास मेडिकल सेंटर वो ह्यूस्टन में लोकेटेड है, और वो दुनिया का, इंडिया या वर्ल्ड का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है, जहां पे एक ही मेडिकल सेंटर में 4 मेडिकल स्कूल आई हुई है, रेजिडेंसी प्रोग्राम से लेके
26 अलग अलग हॉस्पिटल के हाई राइज बिल्डिंग है, वहां पे 2 हेलीपैड है, 3 से 4 म्यूजियम है। इनफैक्ट एनआरजी स्टेडियम जहां पे हाउडी मोदी हुआ था, वो स्टेडियम भी इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्सास मेडिकल सेंटर। और पूरी टेक्सास मेडिकल सेंटर की इकोनॉमी $3 बिलियन से ज्यादा की जीडीपी है, जो छोटी कंट्री से भी ज्यादा सिर्फ वो एक मेडिकल सेंटर रन कर रहा है, जहां पे 4 से 4,500 डॉक्टर, 12,000 दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर वर्क कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा टेक्सास मेडिकल सेंटर में आया हुआ है, ह्यूस्टन में। और जो भी दर्शक भाइयों को पर्सनली आना हो वो आ भी सकते हैं, तो वो पूरी टूर भी हो सकती है। वो मेडिकल सेंटर में एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर, बेलर स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, राइज यूनिवर्सिटी जैसे बैचलर की यूनिवर्सिटी प्रोग्राम आए हुए हैं। अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो 84,000 स्क्वायर फीट, 84,000 स्क्वायर फीट का 7 माले का बड़ा बिल्डिंग है, जहां पे 76 बेड्स का 76 बेड का ये मेमोरी केयर, अल्जाइमर यूनिट एंड असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी है। और वहां पे एडल्ट डे केयर और डे स्पा बता सकते हो, वो 150 पेशेंट के लिए वो उनकी फैसिलिटी है। उसके अलावा मैं डॉक्टर्स को ट्रेन करता हूं, इंटरनेशनल डॉक्टर्स को, तो उनकी पूरी की पूरी ऑफिस, एक ऑफिस में अराउंड 20 से 25 इंटरनेशनल डॉक्टर बैठ सकते हैं। हमारे अलावा वो बड़ी ऑफिस वहां पर है, तो वो पूरा स्टाफ मिला के अराउंड 60 लोगों का स्टाफ होगा वहां पे। 100 से 150 एडल्ट डे केयर के पेशेंट एंड 76 पेशेंट्स ऑफ मेमोरी लॉस एंड अदर पीपल विल बी देयर। अभी ये बिल्डिंग, ये पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट आ रहा है अराउंड 23 मिलियन का आसपास आ रहा है। आफ्टर स्टेबिलाईजेशन, जिसका जैसे 50% ऑक्यूपेंसी होगी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट आ रहा है अराउंड $28 मिलियन। उसमें से $20 मिलियन के हम लोग EB5 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टोटल जॉब क्रिएट हो रही है 377 जॉब। लेकिन हम लोग वो उसको बोलते हैं डायरेक्ट जॉब, जहां पे आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, वो सबकी जॉब आ गई। इनडायरेक्ट जॉब जैसे हमने कंक्रीट, सीमेंट, स्टील ये सब परचेज किया, तो उसमें से इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होती है। एंड इकोनॉमी में इंड्यूस जॉब होती है, जैसे वहां पे इकोनॉमी रेज होती है। एक बार प्रोजेक्ट चालू हुआ, उसके बाद में वहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर काम करेंगे, वो दूसरी जॉब है। तो सब जॉब मिला के 377 जॉब वहां पे हो रही है। और वो जॉब में से 250 जॉब ऐसी है कि जो EB5 के लिए हमने रखी हुई है। तो इस टाइप से पूरा प्रोजेक्ट मेडिकल सेंटर में आया हुआ मेडिकल फैसिलिटी का प्रोजेक्ट है। वो सेंटर अभी चल रहा है? वो सेंटर अभी, टेक्सास मेडिकल सेंटर तो वर्ल्ड का सबसे पुराना सेंटर है, और साइट जो हमारी है वो परचेस हो चुकी है। वर्क February 2025 इसके अंदर ये आएगा? इसके अंडर में वो मेडिकल सेंटर बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, जिसमें ये छोटी छोटी हॉस्पिटल से लेके मेरी खुद की 4 कंपनियां हैं, 2 नॉन प्रॉफिट, 2 फॉर प्रॉफिट, क्लिनिकल ट्रायल्स की, और सबकी वो सभी कंपनियां अंदर ही लोकेटेड है। और जो किसी को इंक्वायरी करनी है, वो टेक्सास मेडिकल सेंटर विकिपीडिया में जाके कितनी कंपनीज है, क्या है, वो सब कुछ वो देख सकता है पूरे का पूरा। राइट। इसकी आप EB5 की ये जो सिस्टम में अगर कोई आपको पैसा दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है आपके साथ, आप क्या एग्रीमेंट क्या करेंगे? राइट। सो बेसिकली अगर मैं बहुत सामान्य भाषा में बात करता हूं, तो उसमें क्या होता है कि ये पूरे प्रोसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फेमा के जो एजेंट्स होते हैं, कि फेमा के जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं, USCIS में जो जिनको आता है इमिग्रेशन लॉ, वैसे लॉयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ USCIS के एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोसेस में ऐसा होता है कि जैसे आपने श्योर किया कि भाई मेरे पास अभी के लिए $8 लाख नहीं है, मेरे पास अभी $1 लाख या $2 लाख है, लेकिन मुझे फाइल आज के आज स्टार्ट करनी है, तो हम लोग आपको ये पूरी टीम से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ऐसा नहीं कि ईमेल करो, ईमेल का रिप्लाई आएगा, नहीं, हम लोग पूरा व्हाट्सएप का ग्रुप ही बना देते हैं, जिसमें सभी के सभी लोग आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में 1-to-1 आंसर करते हैं। आपके सब डॉक्यूमेंट का लिस्ट वो आपको देंगे, एग्रीमेंट देंगे, PPM हम उसको बोलते हैं, वो भी देंगे। आप पूरा एग्रीमेंट रीड करो। मेजॉरिटी डॉक्टर, लॉयर की प्रॉब्लम होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम होती है, उनको 600 से 700 पेज के डॉक्यूमेंट पढ़ने नहीं होते हैं। वो उन्होंने देखा कि भाई ये बंदा अच्छा है, ये बंदे की फेस वैल्यू है, दे दो पैसे। मैं रेकमेंड ऐसा करता हूं सबको कि भाई आपको $8 लाख, 7-8 करोड़ रुपए अर्न करने में कितने साल लग गए, तो जब ये स्पेंड करने की बारी आती है, तो इतना नहीं तो एटलीस्ट 8 साल नहीं तो 8 घंटे पढ़ो, लाइन बाय लाइन येलो मार्कर लेके पॉइंट लिखो, नोट्स लिखो,
सब पूछो कि ये पता नहीं चला, ये पता नहीं चला, समझाओ, समझो, बताओ कि कहाँ पे साइन किया हुआ है, ताकि पछतावा नहीं करना होना। हाँ हाँ हाँ, मनी बैक लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, आप कितने दिन के लिए कितने साल के लिए पैसे ले रहे हो, कितने इंटरेस्ट पे मुझे दोगे, सब कुछ पढ़ो। ये सब आपको ये जो लोग दिए हुए वो समझाएंगे, वो ग्रुप में एज अ ओनर मैं भी वहां पे अंदर हूंगा, हम लोग सब जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर करेंगे एंड देन वी कैन गो वन बाय वन स्टेप फ्रॉम दैट ग्रुप। या अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सब्जेक्ट टू विच कंट्री ज्यूरिसडिक्शन? राइट, सो जो भी डिस्प्यूट होता है सब्जेक्ट टू ह्यूस्टन हैरिस काउंटी, ह्यूस्टन सिटी, टेक्सास स्टेट एंड यूएस जुरिस्डिक्शन में जाएगा जो लॉसूट होता है। तो और अगर किसी ने पैसे दिए तो मैं तो इंडिया में ही रहता हूं और यूएस में भी मेरा सिटीजनशिप है, तो आप तो मैंने तो मेरा घर यूएस में, इंडिया में, मेरी ऑफिस यूएस की, सब कुछ आप देख सकते हो, तो ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। राइट दर्शक दोस्तों, तो हम उर्विश भाई पटेल से EB-5 के संदर्भ में जो वो सेंटर चलाते हैं, रीजनल सेंटर, इनकी प्रवृत्ति के बारे में समझ रहे हैं। अमेरिका में लोग इन्वेस्टमेंट करना या सिटीजनशिप लेना क्यों पसंद करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल है। ये जो 8 लाख का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है अभी, ये 8 लाख में पूरी फैमिली को मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके 2 बच्चे या 3 बच्चे तो टोटल 5 लोगों को मिल रहा है। पास्ट में ये 5 लाख का प्रोग्राम था, तो दैट मीन्स हुआ क्या, पैसे तो आपको मिल गए, बट 5 लाख में या 8 लाख में पूरी फैमिली ग्रीन कार्ड होल्डर हो गई। अभी जैसे आप ग्रीन कार्ड होल्डर होते हो, सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आप ग्रीन कार्ड में से सिटीजन होते हो तो आप अपनी दोनों साइड की फैमिली को ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि आप अगर आपके बच्चे H1 पे, स्टूडेंट वीजा पे कभी भी आते हैं तो उनको डेट नहीं मिलती है स्टैंपिंग की, कभी कभी उनको अटका देते हैं, वो जो डेट नहीं मिलती है ना, वो ट्रंप ने कोई आज का नहीं किया है, पहला भी ऐसा ही था, बट ट्रंप ने जो वेटिंग प्रोसेस डाली है उससे वो सब डिले हो गया है। तो लोगों की जॉब जा इसके लिए नहीं रही है कि भाई ट्रंप ना बोल रहा है, वो जॉब इसके लिए जा रही है कि वेटिंग जो होता है, वो जो सिक्योरिटी चेक होता है, बहुत डिले हो रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास अगर 7 से 8 महीने में आपके पास वर्क परमिट आ जाती है, उसके बाद में आपका बच्चा या कोई भी कभी भी यूएस में अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, कभी भी जो बिजनेस करे, जो स्टेट में करना चाहे, कभी भी करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे इंडियन का ड्रीम होता है कि मेरा इंडिया में घर हो, ऐसे यूएस के इमिग्रेंट का ड्रीम होता है मेरा यूएस का वीजा क्लियर हो जाए, उसको हम लोग इमिग्रेशन ड्रीम बोलते हैं। और यूएस के लोगों का ड्रीम ऐसा ही है कि हमारे पास एक अच्छी कार हो, अच्छी फैमिली और अच्छा घर हो, तो ये यूएस ड्रीम है। बट यूएस ड्रीम अचीव करना है तो इमिग्रेशन ड्रीम को फुलफिल करना पड़ेगा, ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो आप जो इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो आपको ये हेल्थ केयर मार्केट प्लेस से, ओबामा केयर से इतना चीप में इंश्योरेंस मिलता है अमेरिकन हेल्थ क्रेडिट के अंडर में। आपके बच्चों को जो फीस अभी यूनिवर्सिटी में 40 to 50,000 US$ पर ईयर है, वो इंस्टेड होके $20,000 पर ईयर हो जाएगी। इसको अमेरिकन एजुकेशन क्रेडिट बोलते हैं। और इसके ऊपर आपको इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट या फाफसा की लोन मिलती है जो 2-3% पे होती है, जो कोविड में टाइम टू टाइम वो भी डिले हो जाती है कि भाई परसेंटेज भी नहीं भरना है, तो आपका एजुकेशन फ्री हो गया, हेल्थ केयर ये पूरा का पूरा फ्री हो गया। और रिटायरमेंट में आप जो भी यहाँ पे बिजनेस करते हो ना, वही बिजनेस की LLC यूएस में डालो, दोनों कंट्री के बीच में आप बिजनेस करो, मनी ट्रांजैक्शन फ्रीली करो, और राइट ऑफ व्हाइट मनी का राइट ऑफ सबसे अच्छा हो सकता है ना, तो वो यूएस में हो सकता है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं आप ब्लैक का ट्रांजैक्शन होता है, मैं बोलता हूं कि मैंने एक भी रुपया आज तक मेरी लाइफ में ब्लैक का अर्न ही नहीं किया है, तो बोला कि आप सेविंग कहां से करते हो? तो यूएस की इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि आप राइट ऑफ 7 साल तक करते ही जाओ। अगर आपके पास नॉलेज है तो वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। दर्शक दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक मेरा लास्ट सवाल है उर्विश भाई कि अगर अब मैं इंडिया में बैठा हूं, कितना जल्दी मैं ये अप्लाई कर सकता हूं, ये प्रोसेस कितनी जल्दी खत्म हो सकता है? राइट, सो बिकॉज हम लोगों का रीजनल सेंटर अप्रूवल हो चुका है, ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोगों ने जो भी परमिशन चाहिए आर्किटेक्चरल टीम की, कंस्ट्रक्शन टीम की, वो सब परमिशंस हम लोगों ने लेके सिटी ऑफ ह्यूस्टन में अप्लाई किया हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर मैं एक लाइन में आंसर करूं कि कितना जल्दी आप फाइल कर सकते हो, तो एज अर्ली एज टुमारो मॉर्निंग, राइट, फाइल आपका हो जाएगा। अभी फाइल होने के बाद अगर आपकी फैमिली इंडिया में बैठी है
तो अभी वेटिंग पीरियड ग्रीन कार्ड का एंड वर्क परमिट का दोनों का एक साथ में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले वर्क परमिट आएगी बाद में ग्रीन कार्ड आएगा। आपकी फाइल खुलेगी, आप यूएस में आओगे, 12 से 16 महीनों के बाद उसी दिन आपको एसएसएन मिलेगा, तभी विद इन अ मंथ आपको वहां पे ही ग्रीन कार्ड सब मिल जाएगा। बट इसमें 12 से 16 महीने लगते हैं। बट अगर आप F1 वीजा पे या H1 वीजा पे या B1 B2 पे भी यूएस में आ चुके हो और वहां से फाइल करते हो तो 3 महीने में फिंगरप्रिंट आती है, 6 से 7 महीने में आपका वर्क परमिट पहले आ जाता है, और जिसके सभी के सभी राइट्स सेम होते हैं लाइक अ ग्रीन कार्ड, सिर्फ उसकी एक्सपायरी डेट साल की होती है, तो वो आ जाएगा। तो उसके बाद आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो एंड बाद में ग्रीन कार्ड की फाइल 12 से 16 महीनों तक आपकी उसके बाद में खुलेगी। तो आपको जो पैसे देने हैं वो आज के आज 8 लाख नहीं देने होते। आज 2 लाख दिए, थोड़े महीने के बाद आपने 4 से 6 और लाख कंप्लीट किए। रूल ऐसा है कि जब तक आपकी फाइल खुले उसके 2-3 महीने पहले पैसे आने चाहिए, या प्रोजेक्ट हमारा खत्म होने वाला है जुलाई 2027 में, उसके 3 से 6 महीने पहले पैसे आ गए हो तो ही हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो पैसे हमने ये प्रोजेक्ट में डाल के जॉब की हुई है। ठीक है, तो 2027 तक आपको सभी के सभी पैसे दे देने होते हैं। और अगर पैसे नहीं आए तो वो बाद में RFE या नोटिस ऑफ इंटेंशन डिनाई NOID भेजते हैं और वो लॉयर का काम बढ़ जाता है। राइट। आप अगर आप तो अमेरिका में रहते हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी, अगर किसी को इस कार्यक्रम में इंटरेस्ट है तो किसका संपर्क करना? राइट, तो इसका जो अभी मैं यहाँ पे 16 जनवरी तक हूँ अहमदाबाद में, तो जिसको भी कांटेक्ट करना है, आइदर हम लोग उसकी वेबसाइट पे 1-to-1 कॉल की लिंक है जूम की, आप मेरा उस पे भी कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपसे जूम पे सब पूरा प्रोग्राम समझा सकता हूँ। प्लस मैंने हर एक इवेंट के वीडियोस भी इवेंट की वेबसाइट पे डाले हुए, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के हमारी मेरे ख्याल से एक ही कंपनी है कि जो सभी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट वेबसाइट के अंदर ही डाल देती है। ऐसा नहीं कि भाई अगर आप पैसे दोगे तो हम डिस्क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं आपको वो सब समझा दूंगा वहां से। और 17 जनवरी के बाद अगर आपको मुझे पर्सनली मिलना है तो टेक्सास मेडिकल सेंटर ह्यूस्टन में जो IH इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से मैं आपको ले जाऊंगा, पूरा मेडिकल सेंटर, हमारा प्रोजेक्ट सब दिखाऊंगा भी सही। ये 17 जनवरी के बाद की बात 17 जनवरी के बाद की बात है, तो मैं आपको सब जगह से वाकिफ भी कराऊंगा और बाद में भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो दर्शक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच उर्विश भाई पटेल, जो कि एशियन फिजिशियंस एंड प्रोफेशनल्स EB भाई रीजनल सेंटर LLC के मुख्य संचालक है। सूरत में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मिलते रहेंगे नई नई बातों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।